जब हम बात करते हैं विकास की, तो विकास के लिए जरूरी हो जाता है कि हमारे आसपास का माहौल सुरक्षित हो। सुरक्षा की जिम्मेदारी रहती है पुलिस महकमे पर, और अगले हमारे मेहमान भी पुलिस महकमे से हैं। आईपीएस वाईवीआर शशि शेखर, एएसपी रोहतक। मैं इनको आमंत्रित करना चाहूंगी स्टेज पर ये आए। तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है इनके कंधों पर, क्योंकि अगर रोहतक सुरक्षित होगा तो जरूर विकास यहां पर होगा, उद्योगपति आएंगे, स्कूल कॉलेज होंगे, हर कोई सुरक्षित महसूस करते हुए अपना योगदान देगा राइजिंग रोहतक में। ओवर टू यू अभी। वेलकम, बहुत बहुत स्वागत शशि शेखर जी आपका। और क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि हम लोग पॉलिटिक्स पे बहुत बात कर चुके हैं, समाजियात पे बात कर रहे थे, महिलाओं के मुद्दे पर, लड़कियों के मुद्दे पर भी हमने बहुत अच्छी बातचीत की। हमारे जो पैनल था, जो गेस्ट थे उन्होंने, और क्योंकि हमारे साथ एक बहुत जिम्मेदार जो शख्सियत है, पर्सनालिटी हमारे साथ मौजूद है, वाईवीआर शशि शेखर जी हमारे साथ हैं, जो कि शहर के एएसपी भी हैं। शशि जी, बड़ी जिम्मेदारियां आप पर होती हैं जिस ओहदे पर आप हैं, किस तरह से आप देखते हैं? क्योंकि मौजूदा दौर की हम बात करें, इस करंट उसकी हम बात करें तो बहुत सी बुराइयां हैं, तो ऐसे में जिम्मेदारियां भी आप लोग की बढ़ जाती हैं कि लोगों को उसे अवेयर करना, उन खतरात से बाखबर रखना एक तरह से। पहला न्यूज़ 18 चैनल को मुझे इस इवेंट पे इनवाइट करने के लिए धन्यवाद। और बाबा मसनाद यूनिवर्सिटी जहां ये प्रोग्राम हो रही है, यहाँ इससे पहले भी काफ़ी अच्छा प्रोग्राम्स हो चुका है, जो एक सोशल कॉज को आगे बढ़ाने के लिए, तो उसके लिए बाबा मसनाद यूनिवर्सिटी को भी मेरा धन्यवाद। तो जैसा आपने कहा कि चैलेंजेस काफ़ी ज़्यादा है। कुछ चीज़ ऐसा है कि जो सिर्फ पुलिस की एफिशिएंसी को बढ़ाने से प्रॉब्लम सॉल्व होती है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा चीज़ ऐसा है कि जिसमें लोगों की पार्टिसिपेशन भी काफ़ी ज़रूरी है। उसमें खास तौर पे जैसे साइबर क्राइम में, जैसे नशा मुक्त अभियान में, इवन क्राइम अगेंस्ट वुमेन में भी लोगों की पार्टिसिपेशन काफ़ी ज़रूरी है। और इस पे हम प्लान बनाया है कि अवेयरनेस बढ़ाने के लिए और साथ साथ डिटेक्शन को भी इम्प्रूव करने के लिए हमने प्लान बनाया। जो हमारा टीम्स है उनको स्पेसिफिक टारगेट्स दी गई है और उसका परफॉर्मेंस भी इम्प्रूव हो रही है। मैं मानता हूं कि चैलेंज बड़ा है और इसके साथ साथ हम कैपेसिटी बिल्डिंग और हमारा जो परफॉर्मेंस है उसको भी हम इम्प्रूव करने पे ध्यान दे रहे हैं। हाँ, बिल्कुल, चैलेंजेस की आपने बात की। इन दिनों एक नशे की बात हो रही, जिस तरह से अभी हम यहाँ पर कुछ हमारी जो गेस्ट थे उनसे बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि जहां पर समाज में बहुत सी बुराइयां हैं, वहीं पर नशा एक बहुत बड़ा चैलेंज इन दिनों बना हुआ है। तो उसे किस तरह से आप लोग निपट रहे हैं, उस पर किस तरह से काम किया जा रहा है? तो नशा का हमारा अप्रोच ये है कि हम दो एलिमेंट्स है इसमें। एक है कि सप्लाई साइड, दूसरा है कि डिमांड साइड। तो पहला सप्लाई साइड का इकोसिस्टम अगर आपने एक बार समझने की प्रयास करेंगे, तो जो मटेरियल को कैरी करता है, ट्रांसपोर्ट करता है, वो एक लेवल है। उसके नेक्स्ट लेवल में है कि जो डिस्ट्रीब्यूटर्स है, ड्रग पेडलर्स है, और उसके आगे है कि सोर्स। हम प्रयास करते हैं कि जो हमारा एफआईआर रजिस्ट्रेशन होती है, आपको पता है कि नशे में स्मॉल क्वांटिटी है, इंटरमीडिएट क्वांटिटी है, लार्ज कमर्शियल क्वांटिटी है। हमारा प्रयास यह है कि कमर्शियल क्वांटिटी में एफआईआर रजिस्ट्रेशन बढ़े, ताकि हमारा जो एफर्ट्स है ड्रग पेडलर्स के खिलाफ हो, पहला है। तो इसमें 2024 में अराउंड 30 कमर्शियल क्वांटिटी केसेस में एफआईआर दर्ज हुआ है रोहतक में, विच इज ए गुड नंबर। तो पहला चीज। दूसरा, जब हम एफआईआर कमर्शियल क्वांटिटी में दर्ज करते हैं, तो जिस बंदा से रिकवरी हुआ वो तो अरेस्ट उधर ही ऑन द स्पॉट हो गया, लेकिन हम सोर्स तक पहुंचाने के रास्ते में काफी सारे ड्रग पेडलर्स या डिस्ट्रीब्यूटर्स जब हम चेन एस्टेब्लिश करते हैं, वो लोग मिलते हैं। तो एक मेट्रिक ये भी है कि कितने कमर्शियल क्वांटिटी एफआईआर दर्ज हुआ और पूरा कितने लोग उसमें अरेस्ट हुआ। अगर आपने 10 पर्चा दर्ज किया और 10 लोग ही अरेस्ट है, देन इट मीन्स आपने चेन को एस्टेब्लिश करने में सफलता प्राप्त नहीं किया। ठीक है। अगर आपका जो अरेस्ट पर एफआईआर है वो नंबर बढ़ रहा है, इसका मतलब है कि काफी ज्यादा एफआईआर में ऑन एन एवरेज आपका जो
फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लिंकेजेस एस्टैब्लिश करने का जो क्षमता है वो ज्यादा है। तो हमारा लास्ट ईयर का डेटा है कि हम अराउंड 2 to 2.5 ऑन एन एवरेज, तो इन एवरी कमर्शियल क्वांटिटी FIR हम ऑन एन एवरेज 2 पर्सन्स को या 3 पर्सन्स को हम अरेस्ट कर पा रहे हैं, विच मीन्स वी आर गोइंग डीप इनटू दी एस्टैब्लिशिंग फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लिंकेजेस। ये एक एलिमेंट है। तो उसके आगे बढ़ के जो नशा तस्करी से या ड्रग पेडलिंग एक्टिविटी से जो फाइनेंशियल बेनिफिट लेते हैं का प्रैक्टिकली क्या होता है कि जिससे रिकवरी होती है फाइनेंशियल बेनिफिट उनको नहीं मिलती है, उससे आगे मास्टरमाइंड जो होती है वो फाइनेंशियल बेनिफिट लेते होंगे। तो हम प्रॉपर्टी अटैचमेंट का भी कार्रवाई शुरू किया और उस पर हमने एफर्ट्स भी बढ़ाया। फॉर एग्जाम्पल 2024 में अराउंड 6 करोड़ वर्थ प्रॉपर्टी ऑफ ड्रग पेडलर्स को हमने अटैच करवा दिया। तो ये मेट्रिक्स लेके हम चल रहे हैं कि एज फार एज सप्लाई साइड इज कंसर्न हम मैक्सिमम कमर्शियल क्वांटिटी केसेस को टारगेट करें और हर कमर्शियल क्वांटिटी केस में बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंकेजेस को एस्टैब्लिश करें। उसके साथ साथ जो नशा तस्करी से प्रॉपर्टी कमाया उसका प्रॉपर्टी अटैच करवाए। इसमें परफॉर्मेंस अच्छा है लेकिन चैलेंज भी उतना ही बड़ा है। तो हम हमारा प्रयास ये रहेगा कि इस मैट्रिक्स में हम आगे बढ़े। जहां तक डिमांड की सवाल है, हम हमेशा पब्लिक से इंफॉर्मेशन और इंटेलिजेंस जो है वो कलेक्ट करने के लिए प्रयास भी करते हैं और तैयार भी है। जिसके पास भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है आप सीधा मेरे ऑफिस में संपर्क करके आप इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। आपका जो डिटेल से हो उतना ही सीक्रेट रहेंगे, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बिल्कुल सर, जब नशे की बात होती है जाहिर सी बात है कि आप लोग उसके लिए काम कर रहे हैं, लेकिन न्यू जनरेशन यानी युवाओं की अगर हम बात करें तो एक ये अलार्मिंग है कि युवा जो है उसकी तरफ तेजी से जा रहे हैं। तो उन्हें किस तरह से अवेयर किया जाए, जो पेरेंट्स है उन्हें किस तरह से बताया जाए, इसके लिए किस तरह से आप लोग कदम उठा रहे हैं, काम कर रहे हैं आप लोग? तो जहां तक डिमांड साइड की सवाल है, हम इस पे होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच लेके चलने का एक स्ट्रैटेजी जो है बनाया है। इसमें रेगुलरली एवरी वीक SP साहब का और DC साहब का मीटिंग्स भी हो रहा है। तो इसमें स्कूल्स एंड कॉलेजेस में अवेयरनेस बढ़ाने की प्लान और हमारा विलेज लेवल पे जो वेलफेयर प्रोग्राम्स डिलीवर करने का जो इकोसिस्टम होती है उनके माध्यम से भी हम अवेयरनेस बढ़ाना और इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने का भी प्रयास चल रहा है। तो वो कंटिन्यूअस प्रोसेस है। सर, कहते हैं ना कि जैसे जैसे डेवलपमेंट होता जा रहा है, हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे चैलेंजेस भी बढ़ते जा रहे हैं। जिस तरह से आपने खुद कहा कि चैलेंजेस नए दौर में प्रेजेंट सिनेरियो में चैलेंजेस बढ़ गए हैं। ऐसे में आप देखिए कि अब हम लोग डिजिटल हो गए तो डिजिटल अरेस्ट का खतरा बढ़ गया है। इस तरह के बहुत से खतरे बढ़ते जा रहे हैं समाज में। तो लोगों को इससे बचाने के लिए किस तरह से अवेयर किया जा रहा है, किस तरह से इनमें बेदारी लाई जा रही है? साइबर क्राइम के मामले में जहां तक अवेयरनेस का सवाल है, हम पुलिस एज ए डिपार्टमेंट मल्टीपल लेवल्स पे काम कर रहा है। तो पहला चीज है कि जब आप हम टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर से भी टाई अप किया है कि जब आप कॉल करेंगे आपको जो ट्यून मिलती है उस पे भी साइबर क्राइम अवेयरनेस का प्रोग्राम हो, वो भी शुरू हुआ है। पहला चीज। दूसरा चीज, हम एवरी मंथ फर्स्ट वेडनेसडे जनरली हम स्कूल्स एंड कॉलेजेस पे प्रोग्राम करते हैं कि हमारा प्रयास ये रहेगा कि जो यंगस्टर्स है जो टेक्नोलॉजी को समझ सकते हैं वो साइबर क्राइम के चैलेंज को समझे और अपनी घर या अपने रिलेटिव्स में कोई साइबर क्राइम का विक्टिम है तो उसको पहले ही अलर्ट करे और पुलिस को अप्रोच करे। ये अवेयरनेस की सवाल है। दूसरा, हमने ये ऑब्जर्व किया कि जब साइबर क्राइम होती है, मनी विक्टिम से फ्रॉडस्टर अकाउंट में ट्रांसफर होती है। उस फ्रॉडस्टर अकाउंट से आगे बढ़ के कई सारे लेयर्स होते हैं। अल्टीमेटली या तो विथड्रॉ होती है वरना क्रिप्टो में कन्वर्ट होती है, वो अपना चेन एक है। तो इसमें जितना जल्दी विक्टिम को ये पता लगेगा कि ही इज अ विक्टिम ऑफ साइबर फ्रॉड और जितना जल्दी पुलिस को अप्रोच करेंगे, हमारा कैपेबिलिटी टू होल्ड दैट मनी एंड गिव इट बैक टू द विक्टिम उतना ही ज्यादा रहेगा। तो यूथ से भी ये अपील है, आपको पता ही है कि साइबर क्राइम एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो यही अपील है कि जो भी आपके इकोसिस्टम में आपको अगर लगेगा कि साइबर क्राइम का विक्टिम बन रहा है, चाहे वो डिजिटल अरेस्ट हो, चाहे वो स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट फ्रॉड हो, चाहे कोई भी मॉडस ऑपरेंडी हो, आप तुरंत उनको गाइड करें और 1930 पे आप कंप्लेंट लॉन्च करने के लिए बोले नजदीक का जुरिस्डिक्शनल पुलिस स्टेशन या साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन को आप अप्रोच करने के लिए बोले। एंड हमारा जो हरियाणा का
देखो चैलेंज बड़ा है, लेकिन हम कुछ मेट्रिक लेके चलना पड़ता है कि आर वी परफॉर्मिंग गुड और नॉट असेस करने के लिए। तो इन कंपैरिजन टू ऑल अदर स्टेट्स, हरियाणा ने जितना अमाउंट साइबर फ्रॉड विक्टिम से गया है, उसको होल्ड करके वापस दिलवाने में हरियाणा बाकी स्टेट से कंपैरिजन में नंबर 1 है। इसका मतलब ये नहीं है कि वी हैव कंप्लीटली एड्रेस द प्रॉब्लम, बट वी आर डूइंग वेल, वी आर इंप्रूविंग ऑन आवर कैपेबिलिटीज एंड एबिलिटी टू डिलीवर जस्टिस। बिल्कुल सर, रोड सेफ्टी की अगर बात की जाए, रोड क्रैश के बहुत से मामले सामने आते रहते हैं, तो कितना बड़ा ये चैलेंज है, इस पर किस तरह से आप लोग काम कर रहे हैं कि रोड क्रैश के जो मामले होते हैं उन्हें कम से कम किया जाए? तो रोड सेफ्टी के मामले में भी 2 एंगल्स है। एक है कि जो हमने ब्लैक स्पॉट्स आइडेंटिफाई करते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे का ब्लैक स्पॉट डेफिनेशन ये है कि एक 500 मीटर स्ट्रेच ऑफ रोड जिसमें लास्ट 3 कैलेंडर ईयर्स में 5 से ज्यादा क्रैशेस हुआ हो, जो ग्रीवियस इंजुरी में लीड करते हैं, या 10 से ज्यादा फैटालिटीज हुआ हो, ऐसा रोड सेफ्टी की पॉइंट ऑफ व्यू से ब्लैक स्पॉट्स रोहतक जिले में 45 है। तो इसमें एक लॉन्ग टर्म व्यू लेके जाना पड़ता है कि हर ब्लैक स्पॉट को एनालाइज करना चाहिए कि क्या कारण है यहाँ एक्सीडेंट्स बार बार, क्रैशेस बार बार होने का कारण। तो उसमें हमने एक कमिटी टाइप का कॉन्स्टिट्यूट किया कि हर ब्लैक स्पॉट को वहां का जुरिस्डिक्शनल एसएचओ, वहां उस जुरिस्डिक्शन का जो पुलिस स्टेशन है, वहां रोड एक्सीडेंट्स को इन्वेस्टिगेट करने वाले एक आईओ, कॉम्पिटेंट आईओ, और ट्रैफिक में अराउंड 10 ईयर से ज्यादा काम किया हुआ एक ट्रैफिक पर्सन का एक्सपर्ट, और हमने इस पे आईआईटी मद्रास से टाइप किया कि आईआईटी मद्रास का जो रोड सेफ्टी एक्सपर्ट्स होते हैं उनका एक कमिटी टाइप का बनाया, और ड्रोन सर्वे के माध्यम, ड्रोन के माध्यम से हमने सर्वे कराया कि टॉप 20 ब्लैक स्पॉट्स जो 45 है, इसमें 20 ब्लैक स्पॉट पे हमने सर्वे किया। उस कमिटी ने रिपोर्ट भी सबमिट किया कि उस ब्लैक स्पॉट्स पे एक्सीडेंट्स को मिनिमाइज और जीरो करने के लिए क्या क्या करनी पड़ती है। इसमें अलग अलग डिपार्टमेंट का अपना रोल होती है, जैसे इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ रिकमेंडेशंस है, कुछ स्ट्रीट लाइट के रिकमेंडेशंस है, कुछ रोड साइनेजेस के रिकमेंडेशंस है, कुछ इलीगल कट्स जो है जो नेशनल हाईवे में होती है उसके बेसिस पे रिकमेंडेशंस है, कुछ पुलिस का एक्शन पॉइंट्स है। जो हम इसको लॉन्ग टर्म व्यू लेके चल रहे हैं कि हमारा टारगेट ये रहेगा कि 45 ब्लैक स्पॉट्स जो हमने रोहतक जिले में आइडेंटिफाई किया, वहां सारे ब्लैक स्पॉट्स पे एक्सीडेंट्स का जो क्रैशेस का नंबर कम हो। लास्ट ईयर में 10% कम हुआ। इस पे मुझे कॉन्फिडेंस है कि हम इस पे इस साल उससे बेहतरी करेंगे मिनिमाइज करने में। लेकिन सर, सवाल ये है कि इतना सब कुछ होने के बाद, जिस तरह से आपने कहा कि ये पूरी कोशिश की जा रही है, लेकिन उसके बाद भी ये मामले कम नहीं होते हैं। रोड क्रैश के अगर आप देखिए कि आए रोज इस तरह के हादसे होते रहते हैं, तो इस पे क्या लगता है कि जो पब्लिक है उसमें अवेयरनेस किस तरह से उसको बढ़ाया जाए, या लोगों तक किस तरह से उसको लेकर जाया जाए? तो इसमें 2 चीजें, आपने जैसा कहा कि प्रॉब्लम कम नहीं हो रही है। फैक्ट ये है कि आपने अगर डेटा देखा तो 10% to 15% रोड क्रैशेस कम हुआ है। ये एक्नॉलेज करने वाली बात है। हम चाहते हैं कि वो 0 पे चला जाए और उस पर प्रयास भी जारी है। जहां तक लोगों की कोऑपरेशन है, तो पहला चीज है कि जो बेसिक सेफ्टी एलिमेंट्स होती है, जैसे आप 4 व्हीलर में जा रहे हो, सीट बेल्ट पहनना पड़ेगा। सीट बेल्ट पीछे का सीट भी, रेयर सीट का भी होती है, तो वो भी पहनना बेहतर है। काफी सारा केसेस ऐसा हुआ कि जो पीछे का जो ट्रैवल कर रहा है रेयर सीट में, वो सीट बेल्ट नहीं पहनने के कारण उनका जो इंजुरी है काफी ज्यादा ग्रीवियस है, क्योंकि उनको एयर बैग का भी सपोर्ट नहीं मिलती है। तो बेसिक जो सेफ्टी पैरामीटर्स है, चाहे वो सीट बेल्ट हो, हेलमेट हो, और ड्रंक एंड ड्राइव को अवॉइड करने वाली चीज हो, ये अपने लेवल पे, इंडिविजुअल लेवल पे करना पड़ता है। उसके पे भी हम अवेयरनेस बढ़ा रहे हैं। हमने स्कूल्स और कॉलेजेस में रोड सेफ्टी का अवेयरनेस प्रोग्राम्स भी कर रहे हैं, रोड सेफ्टी क्विज भी कर रहे हैं, ताकि उनको अवेयरनेस बढ़े। और हमारा जो एनफोर्समेंट स्ट्रैटेजी है, इसमें हमने बता दिया उनको, अवेयरनेस करके समझ में आया कि नहीं आया अलग बात है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर किसी के ऊपर चलान हुआ तो तब तो कम से कम समझ में आनी चाहिए। तो हमारा जो चलानिंग का नंबर्स है, नवंबर दिसंबर 2024 इन कंपैरिजन विद 2023,
अराउंड डबल हुआ है। जितना व्हीकल्स हम इंपोर्ट करते हैं रोड सेफ्टी वायलेशंस पे, वो नंबर 5 गुना हुआ है। 2023 में हमने 100 व्हीकल इंपोर्ट किया, 2024 में अराउंड 500 व्हीकल्स को हमने इंपोर्ट किया। तो उम्मीद यह है कि अवेयरनेस एक्टिविटीज इन स्कूल्स एंड कॉलेज के माध्यम से और चालान एनफोर्समेंट को बढ़ाने की प्रयास में लोगों की अवेयरनेस अपने आप में बढ़ेगा और ये हैबिचुअल हो जाएगा कि बेसिक रोड सेफ्टी प्रैक्टिसेस हो अडॉप्ट करें। हम बिल्कुल सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती समय हमें दिया, अपना वक्त हमें दिया, और हम यही उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से हमारे प्रोग्राम का नाम ही है राइजिंग रोहतक, तो आने वाले दिनों में ये राइज करेगा। और जिस तरह से हमने रोड सेफ्टी की बात की या इसके अलावा क्राइम किस तरह से कम हो सकता है, लोगों में अवेयरनेस किस तरह से बढ़े, किस तरह से आप देखते हैं कि रोहतक कैसे राइज कर सकता है जहां बिल्कुल क्राइम ना हो और रोड सेफ्टी या इस तरह के और जो भी इश्यूज हैं उससे बिल्कुल फ्री हो रोहतक? तो रोहतक मैं वैसे आंध्रा से आता हूँ। रोहतक मुझे पहला जब डिस्ट्रिक्ट अलॉट हुआ एएसपी टेन्योर के लिए, मुझे अच्छा लगा क्योंकि रोहतक एक अच्छा शहर भी है और लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से काफी अच्छा है। तो जहां तक ट्रेजेक्ट्री की सवाल है, मुझे लगता है कि जब हम नंबर्स देखते हैं कि ओवर द इयर्स क्राइम, हीनस क्राइम स्पेशली कम हो रहा है कि इंक्रीज हो रहा है, तो नंबर्स ये दिखती है कि दे आर फेवरेबल टू रोहतक बिकमिंग ए वेरी सेफ प्लेस टू लिव एंड वर्क। तो इस पे हमारी तरफ से जो हम वायलेंट क्राइम पे हो, रोड सेफ्टी पे हो, रोड्स में डिसिप्लिन की बात हो जी, नशा मुक्त अभियान की बात हो, जो इस पे हमारा प्रयास जो है वो हम करते रहेंगे। इसमें लोगों की कोऑपरेशन जहां जरूरी है हम उसको भी सॉलिसिट कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। सर एक मिनट सर, मेरे सहयोगी सुदेश नैन सर आपको मेमोंटो देंगे और सम्मानित करेंगे। सर बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। और जिस तरह से हमने बताया कि राइजिंग रोहतक प्रोग्राम को स्पॉन्सर किया है मारुति सुजुकी ने, मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के साथ मिलकर।